नमस्ते दोस्तों। आज रात अगर आप आसमान की तरफ देखो तो आप अननोइंगली एक ऐसी दुनिया को देख सकते हो जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। एक ऐसी दुनिया जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि मिस्टीरियस भी है। अक्सर लोग उसे एक नॉर्मल स्टार समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है वो स्टार नहीं है, वो है सैटर्न, यानी हमारे सौर मंडल का शनि ग्रह। एक प्लैनेट जिसके आसपास लाखों करोड़ आइस के टुकड़े एक परफेक्ट कॉस्मिक रिंग बना रहे हैं। सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लैनेट है जिसके रिंग्स इतने स्पेक्टेकुलर हैं कि आप उसे बिना टेलीस्कोप के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये रिंग्स आए कहां से? क्या ये प्लैनेट के साथ ही बने थे या ये किसी कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट है? और सबसे इमोशनल बात, ह्यूमैनिटी ने एक स्पेस क्राफ्ट को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ सैटर्न के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज हम जानेंगे सैटर्न की कंप्लीट स्टोरी, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स से मॉडर्न स्पेस मिशंस तक और फ्यूचर के इम्पॉसिबल लगने वाले ड्रीम्स तक। विज्ञान एएमएफ के साथ एंशिएंट, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक, ये है सैटर्न की स्टोरी। अब बात करते हैं अपने इंडियन एंसेस्टर्स की, यानी हमारे पूर्वजों की। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब न टेलीस्कोप था, न सैटेलाइट, न मॉडर्न साइंस लैब्स, तब भी भारत के लोग आसमान को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, नोट कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में सैटर्न का नाम था शनि, मतलब स्लो वन, धीरे चलने वाला। और ये नाम कोई अंधविश्वास से नहीं आया था, ये नाम आया था ऑब्जर्वेशन से। 499 सीई आर्यभट्टा, उन्होंने लिखा, ये सबसे धीमा प्लैनेट है जो नेकेड आई से दिखता है। और उनकी कैलकुलेशंस कहती हैं सैटर्न लगभग 30 साल में एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। 30 इयर्स, एक पूरी जनरेशन का टाइम। फिर आए वराहमिरा, उन्होंने बृहद संहिता में लिखा, इसका रंग पीला सा है, इसकी चमक मध्यम है और इसका मूवमेंट बहुत धीमा है, सिर्फ आंखों से, सिर्फ पेशेंस से। फिर 1150 सीई भास्करा 2, उन्होंने सैटर्न का ऑर्बिटल पीरियड कैलकुलेट किया, 29.5 इयर्स। आज मॉडर्न साइंस कहती है 29.46 इयर्स। सोचिए, 1900 इयर्स पहले बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर, बिना सैटेलाइट, सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ डेडिकेशन। ये था हमारे पूर्वजों का साइंटिफिक एक्सीलेंस। और शायद इसीलिए आज जब हम सैटर्न को स्पेसक्राफ्ट से एक्सप्लोर करते हैं तो कहानी वहीं से शुरू होती है, हमारे आसमान दिखने से। अब सवाल ये है, ये प्लैनेट एक्चुअली है क्या? जो चीज उसे बाकी सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उसके रिंग्स नहीं है, बल्कि उसका स्केल है, उसका साइज है, उसकी प्रेजेंस है। सैटर्न इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 764 अर्थ्स फिट हो सकती हैं। सोचिए, 764 अर्थ्स एक प्लैनेट के अंदर। जुपिटर के बाद ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, इतना बड़ा होने के बावजूद सैटर्न हल्का है। इतना हल्का कि अगर कोई इतना बड़ा ओशन एग्जिस्ट करता तो सैटर्न उसमें फ्लोट कर सकता था। एक जायंट प्लैनेट जो पानी पर तैर सकता है। सैटर्न मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये एक गैस जायंट है, इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। अगर आप उस पर लैंड करने की कोशिश करो तो आप बस अंदर ही अंदर डूबते चले जाओगे। सैटर्न का एक दिन सिर्फ 10 घंटे 33 मिनट का होता है, अर्थ से लगभग आधा। ये इतनी फास्ट स्पिन करता है कि उसकी शेप परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, थोड़ी फ्लैटेंड है। सैटर्न सन से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। सनलाइट को वहां तक पहुंचने में लगभग 80 मिनट लगते हैं। लेकिन जो चीज सैटर्न को इमॉर्टल बनाती है वो है उसके रिंग्स। 1610 गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहे हैं। उन्हें लगा जैसे सैटर्न के साइड में 2 स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उसके ईयर्स हो। 45 साल बाद क्रिस्टियन ह्यूगन्स ने ट्रूथ डिस्कवर किया। वो ईयर्स नहीं थे, वो रिंग्स थे। आइस के टुकड़े, डस्ट के पार्टिकल्स और जायंट फ्रोजन रॉक्स जो सैटर्न के अराउंड परफेक्ट हार्मनी में ऑर्बिट कर रहे हैं। इन रिंग्स की विड्थ लगभग 2,82,000 किलोमीटर है, लेकिन थिकनेस कुछ जगहों पर सिर्फ 10 मीटर। एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर जो इतना वाइड है कि अर्थ से मून तक के डिस्टेंस का ऑलमोस्ट 3/4 है
और इतना थिन है जैसे एक कागज की शीट। सैटर्न के पास 7 मेन रिंग्स हैं और हजारों छोटे रिंगलेट्स, और उनके बीच में गैप्स हैं, जैसे एक परफेक्ट कॉस्मिक डिजाइन। सैटर्न सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक मूविंग मास्टरपीस है जो बिलियंस ऑफ इयर्स से साइलेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब ह्यूमैनिटी ने डिसाइड किया कि सिर्फ दूर से देखना इनफ नहीं है, हमें सैटर्न तक पहुंचना था। 1979 पायनियर 11 ह्यूमैनिटी का पहला मैसेंजर जो सैटर्न तक पहुंचा। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पहली बार इंसान ने सैटर्न को इतनी नजदीक से देखा। रिंग्स की क्लोजअप इमेजेस, अननोन मून्स की डिस्कवरी और एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लिम्स। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी। 1980 और 1981 वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सैटर्न के पास से गुजरे, और जो उन्होंने डिस्कवर किया उसने सब कुछ चेंज कर दिया। रिंग्स सिंपल नहीं थे, उनके अंदर हजारों छोटे रिंगलेट्स थे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स थे, डायनेमिक स्ट्रक्चर्स थे। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, एक थिक एटमॉस्फेयर के साथ एग्जिस्ट करता है। एक मून जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ से भी ज्यादा डेंस है। सैटर्न सडनली एक प्लैनेट नहीं रहा, वो एक कंप्लीट सिस्टम बन गया, एक मिनी सोलर सिस्टम। लेकिन ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा स्टेप अभी बाकी था। 1997 कैसिनी-हुयगेन्स मिशन लॉन्च हुआ, एक स्पेसक्राफ्ट जो स्पेशली सैटर्न के लिए डिजाइन किया गया था। 7 साल तक वो साइलेंट स्पेस में ट्रैवल करता रहा, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स क्रॉस किए, सोलर सिस्टम के डेंजर्स फेस किए, और फाइनली 2004 में कैसिनी सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर कर गया। ये सिर्फ अराइवल नहीं था, ये एक न्यू एरा की बिगिनिंग थी। 2005 हुयगेन्स प्रोब टाइटन पर लैंड हुआ, आउटर सोलर सिस्टम में ह्यूमैनिटी की पहली लैंडिंग, और जो उसने डिस्कवर किया वो अनबिलीवेबल था। टाइटन पर लेक्स हैं, सीज हैं, क्लाउड्स हैं, रेन होती है, लेकिन वाटर की नहीं, मीथेन की। एक कंप्लीटली एलियन वर्ल्ड जो फिर भी स्ट्रेंजली फेमिलियर लगता है। फिर आया सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, एनसेलाडस, एक छोटा सा मून जो नॉर्मल लगता था, लेकिन कैसिनी ने ऑब्जर्व किया उसके साउथ पोल से जायंट वाटर गेजर्स स्पेस में शूट हो रहे हैं। मतलब उसके अंदर लिक्विड ओशन एग्जिस्ट करता है, और जहां लिक्विड वाटर होता है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। सैटर्न सडनली सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं रहा, वो अलाइव पॉसिबिलिटीज का सेंटर बन गया। कैसिनी ने सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक हेक्सागन भी डिस्कवर किया, एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक स्टॉर्म, 30,000 किलोमीटर वाइड। नेचर मैथमेटिक्स को फॉलो कर रही थी। 13 साल तक कैसिनी सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट करता रहा, डिस्कवर करता रहा, रिवील करता रहा। लेकिन हर मिशन की तरह इसका भी एक एंड होना था। सितंबर 2017 कैसिनी का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। साइंटिस्ट के पास एक फाइनल डिसीजन था, उसे स्पेस में ड्रिफ्ट करने दें या किसी मून पर क्रैश होने दें। लेकिन उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया, ग्रैंड फिनाले। कैसिनी को सैटर्न और उसके रिंग्स के बीच भेजा गया, 22 डेंजरस ऑर्बिट्स, हर ऑर्बिट डेथ के एक स्टेप और क्लोज। और फिर 15 सितंबर 2017 कैसिनी ने सैटर्न के एटमॉस्फेयर में अपना फाइनल डाइव शुरू किया। लास्ट सिग्नल ट्रांसमिट हुआ और फिर साइलेंस। कैसिनी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये फेलियर नहीं था, ये सैक्रिफाइस था, ताकि सैटर्न के मून्स जो शायद लाइफ होस्ट कर सकते हैं, उन्हें अर्थ के माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट किया जा सके। एक मशीन जो ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लास्ट ब्रेथ तक काम करती रही और फिर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन सैटर्न की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री उसके रिंग्स भी नहीं है, वो है उसका मून, टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद इकलौता वर्ल्ड है जहां थिक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वहां क्लाउड्स बनते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, बिल्कुल अर्थ की तरह। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, वहां लेक्स हैं, सीज हैं, रेन होती है, लेकिन वाटर की नहीं, मीथेन की। लिक्विड मीथेन की रिवर्स, लिक्विड मीथेन की लेक्स। टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस। एक फ्रोजन वर्ल्ड जो फिर भी एक्टिव है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टाइटन अर्ली अर्थ जैसा हो सकता है।
वैसा अर्थ जब लाइफ जस्ट बिगिन हो रही थी। और सबसे फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी ये है कि शायद टाइटन पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, वाटर बेस्ड नहीं, मीथेन बेस्ड, कंप्लीटली डिफरेंट बायोलॉजी, कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने एक फ्यूचर मिशन प्लान किया है, ड्रैगन फ्लाई, एक हेलीकॉप्टर ड्रोन जो टाइटन की सरफेस पर फ्लाई करेगा, डिफरेंट लोकेशंस पर लैंड करेगा, सैंपल्स एनालाइज करेगा और सर्च करेगा लाइफ के साइंस। लॉन्च प्लान्ड है 2027 में और अराइवल एक्सपेक्टेड है 2034 में। शायद पहली बार ह्यूमैनिटी डायरेक्टली आंसर कर पाएगी कि क्या हम यूनिवर्स में अलोन है, और हो सकता है ये आंसर सैटर्न के एक मून पर मिले। इसी तरह के सवालों के आंसर्स ढूंढना, यही तो है विज्ञान एएमएफ की कोशिश, एंशिएंट से मॉडर्न तक और मॉडर्न से फ्यूचर तक। अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या सैटर्न की कहानी सिर्फ नासा और यूरोप तक लिमिटेड रहेगी, या इसमें इंडिया का भी चैप्टर लिखा जाएगा? इसरो ने ऑलरेडी दुनिया को सरप्राइज किया है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य, लिमिटेड बजट, मैक्सिमम इंपैक्ट। तो क्या फ्यूचर में एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की तरफ जा सकता है? डिस्टेंस ह्यूज है, 1.4 बिलियन किलोमीटर, ट्रैवल टाइम 6 से 7 साल, टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, कॉस्ट हाई। लेकिन हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक लगता है जब तक कोई उसे कर नहीं देता। 1500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने सैटर्न का ऑर्बिट कैलकुलेट किया था। आज हम उस पर स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, कल शायद हम उसके मून्स पर इंस्ट्रूमेंट्स भेजें। सैटर्न हमें 3 चीजें सिखाता है। पेशेंस, भास्करा सेकंड ने जनरेशंस तक ऑब्जर्वेशन स्टडी किए, कैसिनी ने 13 साल सैटर्न के पास स्पेंड किए। ग्रेट डिस्कवरीज टाइम लेती हैं। ब्यूटी, सैटर्न की रिंग्स नेचर का मास्टरपीस है, 282,000 किलोमीटर वाइड और फिर भी डेलिकेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसिनी को सैक्रिफाइस किया गया ताकि पोटेंशियल एलियन लाइफ प्रोटेक्ट हो सके। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और साइंस तभी ग्रेट होता है जब वो एथिकल हो। अगले बार जब आप रात के आसमान में एक येलोइश ब्राइट पॉइंट देखो जो धीरे धीरे मूव करता है, याद रखना वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, उसके पास 146 मून्स हैं, स्पेक्टेक्युलर रिंग्स हैं, एक मून पर मीथेन लेक्स हैं, और हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने उसे एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। सैटर्न सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं, ये ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी का सिंबल है, पास्ट की विजडम, प्रेजेंट की डिस्कवरी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज। थैंक यू दोस्तों, विज्ञान एएमएफ के इस जर्नी में साथ रहने के लिए। कीप लुकिंग अप, कीप वंडरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय विज्ञान, जय हिंद।